नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भारत में संवैधानिक विकास पर विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ नेशन, हमेशा से ब्रिटेन की महारानी रही है। अभी ब्रिटेन का हेड ऑफ नेशन प्रिंस चार्ल्स है। प्रिंस चार्ल्स एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े पुत्र हैं। लंदन में एक कंपनी थी जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर। यह एक ट्रेडिंग कंपनी थी। इस कंपनी ने एक सहायक कंपनी की स्थापना की, यानी बड़ी कंपनी थी, एक छोटी कंपनी की स्थापना की। यानी सहायक कंपनी होता है जो 50% हिस्सा इस मर्चेंट एडवेंचर कंपनी के पास था, और 50% जो पैसा कलेक्शन किया गया था वह शेयर होल्डरों से कलेक्शन किया गया था। तो ऐसे कंपनी को सहायक कंपनी कहते हैं। तो इस सहायक कंपनी में 200 शेयर होल्डर थे, यानी 100 रुपया था, उसमें 100 रुपया 50 रुपया मर्चेंट एडवेंचर कंपनी का था। अब 50 रुपया जो था ये 200 शेयर होल्डर लोगों का था। इसी कंपनी को आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में 50% का मालिक मर्चेंट एडवेंचर कंपनी था, और 50% का मालिक ये 200 शेयर होल्डर थे। इस कंपनी का स्थापना केवल भारत में व्यापार करने के लिए किया गया था। जो सहायक कंपनी थी उसका स्थापना किया गया था केवल भारत में व्यापार करने के लिए। इस कंपनी को ब्रिटेन की महारानी ने एक रॉयल ऑर्डर 31 दिसंबर 1600 में को जारी किया, और जारी करके इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में कर दिया गया। और यह ऑर्डर दिया गया कि जो यह कंपनी है, यह कंपनी भारत में व्यापार करेगी, इसके सिवा भारत में दूसरा ब्रिटिश कंपनी व्यापार नहीं करेगी। ठीक है। जो इस सहायक कंपनी है, इस सहायक कंपनी का नामकरण ईस्ट इंडिया कंपनी किया गया, और जब जिस दिन महारानी रॉयल ऑर्डर जारी की उसी दिन को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना दिवस माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, और यह कंपनी भारत में मसालों का व्यापार करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक भारत में ट्रेडिंग का काम करती थी। 157 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल व्यापार किया। 157 साल तक भारत में केवल व्यापार किया, पर 1757 ईस्वी के बाद, 1757 ईस्वी की प्लासी के युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के साथ साथ बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में खड़ा हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध, और 1664 और 1764 में बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसने लगा, और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ियाँ बनती गई। और मान लीजिए यहाँ पर बांग्लादेश था, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे बिहार है, यहाँ झारखंड है, सब मिलाकर बंगाल कहलाता था। बंगाल का नवाब हुआ करता था, तो बंगाल के नवाब इसका सबका मालिक था। जब प्लासी के युद्ध और 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में, दोनों युद्ध अंग्रेजों ने जब जीत लिया तो पूरे आधा भारत पर लगभग तो इंडिया अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब इसी को चलाने के लिए हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर इंग्लैंड से कानून, इंग्लैंड के संसद से कानून बन कर आता था, और इस कानून से अपना देश चलने लगा। अब इसी तरह जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो हम लोग का भी देश चलाने के लिए संसद से कानून पास होता था, अपना भी देश इसी तरह चलने लगा। तो ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाकर भारत को भेजा जाता था, भारत में भेजा जाता था, और उसको भारत में लागू करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाकर भारत में भेज दिया गया, अब भारत में उस कानून को लागू करने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी की थी।
1773 से 1857 तक सारे कानून को भारत में लागू करवाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी को था। 1773 से कानून बनना शुरू हुआ, 1857 तक जितना कानून बना उस कानून ब्रिटिश संसद में बना, उसको भारत में लागू करवाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। और 1858 से 1947 तक ब्रिटिश संसद में बने कानून को लागू करवाने का काम ब्रिटिश की महारानी किया करती थी। मैंने 1857 के विद्रोह हुआ, 1857 के विद्रोह हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने उस युद्ध को जीत लिया। उसके बाद ब्रिटेन की महारानी पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके और पूरे भारत का कंट्रोल अपने हाथ में ले ली। तो संसद, इंग्लैंड के संसद में कानून पास होता था और उस कानून को लागू करवाने का काम ब्रिटेन की महारानी के हाथों में आ गया। 1773 से भारत के लिए कानून का निर्माण ब्रिटिश संसद द्वारा किया जाता था। 1773 से जितना भी कानून बनने लगा वो ब्रिटिश संसद में बनता था, वो भारत के लिए बनता था। और यह परंपरा 1947 तक चला। 1947 से भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून अब भारत में चलता है। ठीक है, भारत में प्रथम कानून इंग्लैंड में जो भारत के लिए बनाया गया 1793 में। 1793 से कानून बनते गया इंग्लैंड के संसद में और भारत में लागू होते गया। देखते हैं कैसे कानून बना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, यह भारत से संबंधित पहला अधिनियम यानी पहला कानून था जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा, इस कानून के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल में पहले गवर्नर था, उसका नाम बदल दिया गया। अब कहा गया कि बंगाल में गवर्नर नहीं, अब उस गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाएगा, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इस एक्ट के द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर लोग था उसको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। और वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस कानून के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 1773 के जो एक रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ उसके अंतर्गत 1774 में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा कार्यकारी परिषद की स्थापना किया गया और कार्यकारी परिषद में 4 मेंबर, एक आपका गवर्नर जनरल और 4 अंश सदस्य, ये लोग मिलकर भारत को चलाते थे। और कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को और उनकी परिषद को था। कौन? एक गवर्नर जनरल और 4 आदमी मिलकर कानून बनाता था। किंतु लागू करने से पूर्व भारत के सचिव से अनुमति लेना पड़ता था। ये लोग तो कानून बना लिया 5 आदमी मिलकर, लेकिन लागू करने के लिए जैसे इंडिया में कृषि मंत्री वित्त मंत्री होते हैं, उसी समय इसी तरह इंग्लैंड में उस समय भारत मंत्री हुआ करता था। तो उसी भारत मंत्री से पूछकर एक गवर्नर जनरल और सदस्य भारत में कानून लागू करता था। 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, दूसरा कानून। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य अलग कर दिया गया। तो व्यापारिक कार्य था उसको देखने वाले को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी संचालन मंडल कहा गया। माने इसके द्वारा व्यापार बिजनेस जो था वो संचालन मंडल द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और राजनीतिक कार्य जो था वो नियंत्रण मंडल के द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा राजनीतिक कार्य को कंट्रोल किया जाने लगा। कार्य को बांट दिया गया। अब जो संचालन मंडल था यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जो व्यापारिक कार्य को देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नियंत्रण मंडल था
जो राजनीतिक कार्य को देखता था, इन दोनों को कंट्रोल करने का काम ब्रिटिश संसद के द्वारा होता था। कार्यकारी परिषद जो था उसमें 5 सदस्य था, उसको 3 कर दिया गया। 1793 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था आरंभ की गई। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को 20 वर्षों तक और बढ़ा दिया। बंगाल में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया गया, पूरे भारत में बढ़ा दिया गया। जब पहले जितना बंगाल था, बंगाल का क्षेत्र, वहीं पर सर्वोच्च न्यायालय काम करता था, लेकिन अब संपूर्ण भारत में काम करेगा इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत। 1813 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। हर 20 साल पर कानून बना के आता था और बोल दिया जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन करने की अवधि 20 वर्ष बढ़ा दी गई। हर अधिनियम में आता था। 1813 में बोला कि नहीं भैया, व्यापार आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं करना है। अब कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति या कोई ब्रिटिश कंपनी चाहे तो इंडिया में व्यापार कर सकता था। इसके पहले था कि कोई भी ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश व्यक्ति भारत में व्यापार नहीं कर सकता है, केवल भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करेगी। और कंपनी को भारत में शासन करने की अवधि 20 वर्ष बढ़ा दी गई। इस एक्ट के द्वारा चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ब्रिटिश कंपनी को यह अधिकार नहीं था, माने दूसरा कोई अधिकार नहीं था। ये वो था कि चाय के व्यापार आप केवल कर सकते हैं और चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं, और दूसरा कोई अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के क्षेत्र में नहीं था। शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपया का फंड आवंटित किया गया। भारत में ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने का इसमें सबसे बड़ा अधिकार दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब यह 1833 के चार्टर अधिनियम में आया, दूसरा ये कानून आया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। यानी व्यापार पूरा समाप्त होगा। चाय के भी व्यापार नहीं कीजिएगा ना, चीन के साथ आप व्यापार करना है, बात खत्म कीजिए। आपको अब शासन करना है ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की अवधि 20 वर्ष भी बढ़ा दी गई। में जब हो रहा है, जब बढ़ा दे रहा है 20-20 वर्ष। जब कानून बनाता है 20 वर्ष बढ़ा रहा है, 20 वर्ष भारत पर हम राज करेंगे, फिर 20 वर्ष हम भारत पर राज करें, ऐसे ही बढ़ते जाता है। और कंपनी का काम केवल भारत में शासन करना रह गया और प्रशासन को देखना रह गया, व्यापार करना नहीं रह गया इस एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहले बंगाल का ही गवर्नर जनरल था। बंगाल में था बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यहीं का था। लेकिन अब आज संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। अब गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 कर दी गई और चौथा सदस्य विधि सदस्य होगा। और भारत का प्रथम विधि सदस्य विधि मंत्री लॉर्ड मैकाले था। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को प्रशासन में शामिल होने का अधिकार मिल गया। गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया जा सकता था। यानी कार्यकारी परिषद था जिसमें गवर्नर जनरल रहते थे और अन्य सदस्य रहता था, उसमें भारतीयों को जाने का इजाज़त मिल गया। गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए अब एक ही बजट तैयार करने का अधिकार हो गया। पहले जो पश्चिम बंगाल था, बंगाल का ही केवल बजट बनता था, पूरे भारत का बजट बनेगा। अब फिर आया 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित कर तो वायसराय कर दिया गया। मैंने 1858 का जो अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम, इस अधिनियम में क्या किया गया कि गवर्नर जनरल का नाम को बदल के और परिवर्तित कर दिया गया, बदल दिया गया, उसके जगह पर वायसराय कर दिया गया। यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग होगा।
ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने की घोषणा की गई और इस एक्ट में कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त करो। भारत के शासन को चलाने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। भारत 15 सदस्यीय मैंने 15 व्यक्ति होंगे जो मिलकर भारत को चलाएंगे। भारत परिषद के अध्यक्ष को भारत सचिव या भारत मंत्री के नाम से जाना जाएगा। भारत सचिव को ही भारत मंत्री कहा जाता था। लंदन में बैठेगा, भारत सचिव जो था वो लंदन में बैठेगा और वायसराय भारत में बैठकर भारत को चलाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को समाप्त कर दिया गया। मुगल वंश को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश राज स्थापित पूर्ण रूप से हो गया। भारत सचिव वायसराय से बड़ा होता था। जो भारत सचिव होता था वायसराय से बड़ा होता था।